ललकार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार। गीता का झरझर सार हूँ, गंगा की कल कल धार हूँ, वेद की किताब हूँ, वेद की किताब हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व हूँ। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने कल कहा था 1752 में सातारा में, अब सातारा के खजाने में लगातार पैसा आना शुरू हुआ था, लेकिन एक दिक्कत हो गई। अब पैसे के साथ ये उत्तर हिंदुस्तानी वहाबी आइशो आराम जो होता है वो भी आ गया। अब वो आ गया बाजारू सड़क छाप दिखावेपन जो होता है ना, वो भी आ गया। मराठी सरदारों में सत्ता स्पर्धा बढ़ गई। वैयक्तिक हेवे दावे हो, असूया हो, आसक्ति हो, मोह हो, माया हो, अहम भाव हो, सभी षड रिपु में बढ़ोतरी शुरू हुई। यहाँ सातारा में नाना रामचंद्र पंत, सदाशिवराव भाऊ, माधोबा पुरंदरे, गोविंदराव चिटनीस, सारों के मन वैमनस्य भी अब बढ़ गया था। सातारा में 1951 के जाते जाते मुख्यतः अब दो पक्ष थे, नाना और नाना विरोधी। रामचंद्र पंत सभी मायनों में तो मराठी शाही के रीढ़ थे, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन वो भी अब नाराज हो गए। कारण दो थे, एक ताराबाई को नाना ने बिल्कुल सजा नहीं दी थी, और दूसरा माधोबा पुरंदरे को अपमानित करके नाना ने कैद कर लिया था। अब ये दो कारण थे। जब दमाजी का किस्सा हुआ, दमाजी जब ताराबाई के कहने पर खानदेश गया, खानदेश से पुणे आया, पुणे से सातारा घुसा, जो मैंने कल आपको बताया था, सब जगह मार खाया, और ताराबाई का जो सारा दुस्साहसी स्वप्न था ना, वो मिट्टी में मिल गया। अब इस घटना का विश्लेषण हम कर सकते हैं। अब देखो, 1990 में कोठारी बंधु ने जब बाबरी ढांचा जो था, उस ढांचे को पांव तले रोंद कर उसके ऊपर भगवा फहराया, तो हम हिंदू जग गए थे। वहाँ उड़ीसा में एक पादरी, ऑस्ट्रेलियन पादरी आया था, ग्राहम स्टेन्स। अब ग्राहम स्टेन्स को उसके गाड़ी को आग लगाकर सबको स्वाहा कर दिया। हमारे परम पूज्य दारा सिंह जी ने अपनी जीवनी देश के लिए वहां समर्पित कर दी। उन्हें आजन्म कारावास की शिक्षा हो गई, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दारा सिंह जी ने जो किया, उससे उन वेटिकन ईसाई कुत्तों का कांड जो है वो देश भर में पता चला। उसका और परसों का उदाहरण देखो, 1978 में संबल में 184 हिंदुओं को जला के राख कर दिया था जब वो सो रहे थे। कुछ हुआ? हम सोते रहे। मुजफ्फरनगर में अपनी बहन को बचाने के लिए गए जो हमारे पराक्रमी भाई थे, उन्होंने जाके फिर हिंदुओं को जगाया। पता नहीं हम बार बार हमें जगने के लिए ऐसा कुछ बड़ा कांड क्यों करना पड़ता है? हाँ, बस यही वो दामाजी के पुणे, सातारा और सातारा में जो भयंकर दामाजी ने गलती की थी, उस घटना से फिर एक बार मराठियों की आंखें जैसे खोल दी। वह तो श्री कृपा है मित्रों कि 15 मार्च 1751 को सारे जितने भी सातारा के मावड़े थे, उन सबके साथ चिटनीस और पुरंदरे, बलवंत मेहंदड़े
और बापूजी भीमराव, इन चारों ने दामाजी को जम के मात दी और उसका सारा खजाना दामाजी का लूट लिया, दामाजी को भगा दिया। नाना तब निजाम को परास्त करके महाराष्ट्र लौट रहा था, कृष्णा के घाट पे था। ये खबर उसको पहुंचाई तो उसका भी दिमाग खुल गया। देखो, आते ही पुरंदरे को एक बार फिर मान सम्मान से उसने छुड़वाया। दशहरे के मुहूर्त पर उसे सम्मानित करके उसको जहांगीरी भी दी। अब ये देखो, ये बदलाव नाना में आ गया। जैसे नाना अपने लोगों पर जब हम अविश्वास दिखाते हैं तो कितना महंगा पड़ता है, ये नाना को समझ वो दामाजी के घटना से हुई है शायद। पंत और पुरंदरे एक दूसरे खेल में मग्न थे। पंत और पुरंदरे कोल्हापुर के संभाजी का पेशवा सदाशिवराव भाऊ को बनाने की कोशिशें शुरू कर चुके थे। अब उनकी जो मनीषा थी, ये मनीषा बड़ी नितड़ और स्वच्छ थी, क्योंकि उसका फायदा सारे मराठियों को होता। क्योंकि कोल्हापुर सातारा दोनों तरफ अगर पेशवा होते तो एक ही घर में होते, एक ही घर के होते, तो ये संभव है कि उनमें दोनों में तालमेल बड़ा अच्छा बैठता। लेकिन कोल्हापुर में संभाजी की सुविद्य पत्नी थी जीजाई, जो ताराबाई के सब षड्यंत्र से परिचित थी और वो हमेशा ताराबाई से दूरी बनाए रखना चाहती थी, रखने का प्रयास भी कर रही थी। तो ये योजना को तो पहला विरोध तो उसने किया है, तो वहाँ भी ताराबाई की समझो दाल नहीं गली है। इन दोनों रियासतों का अलग होना पूर्ण हिंदवी स्वराज्य के लिए नुकसानदेह तो था ही, क्योंकि इसके पहले पेशवा ने दोनों रियासतें एक होके एक हिंदवी स्वराज्य में जुड़ जाए ऐसे प्रयत्न कर रखे थे। लेकिन उसको सफलता उस वक्त नहीं मिली, क्योंकि शाहू एक संभाजी से तो पहले दिन से घृणा करता था, और दो, ये जो संभाजी की समझ थी, संभाजी का कर्तृत्व था, और संभाजी की जो क्या कहते हैं, लायकी कहेंगे ना हम, लायकी कहेंगे, उससे शाहू तो परिचित था। इसलिए शाहू ये कभी भी नहीं चाहता था कि वो स्वराज्य में दाखिल हो। शाहू संभाजी के पूरे व्यक्तित्व से अच्छा परिचित था, इसलिए उसने दूरी बनाई थी। और इसके लिए वो जो प्रयत्न पहले पेशवा ने किया था वो भी नाकाम हो गया। और एक हुआ, यहाँ शायद ऐसी 2-4 कथाएं मैंने देखी हैं, तो उससे लगता है कि गोपिका बाई भी अपने ही घर में भेद होने के डर से नाना को पीछे खींच रही थी, और अंततः नाना ने उस योजना को पूरी तरह से तहकूब कर दिया। यहाँ दामाजी के कांड के बाद नाना की, जैसे मैंने कहा, आंखें खुली और उसने अब समझ लिया कि अपने खुद के विश्वासु अधिकारी के कहने को अनसुना करना भयावह हो सकता है। ये नाना को एहसास दामाजी के घटनाओं ने किया है। रामचंद्र पंत का सदाशिवराव भाऊ से जो लगाव था, 10 साल में पंत ने जो धन संचय खुद के लिए कर रखा था, ये भी नाना के आंखों को खटक रहा था। होलकरों के पास भी गंगाधर पंत चंद्रचूड़ नामक नाना के ही वकील थे, लेकिन होलकर दक्ष थे, तो ज़्यादा धन संचय चंद्रचूड़ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ इंदौर में शिंदे तो बेफिक्र थे, वो तो अपने क्या कहते हैं, कलाई पे उनका ज़्यादा विश्वास था, पैसा वैसा वो ज़्यादा देखते नहीं थे, अकाउंटिंग वगैरह। तो यहाँ वहाँ रामचंद्र पंत ने शिंदे के पास अच्छा खासा पैसा कमा लिया था।
रामचंद्र पंत की, मैंने आपको कहा है कि पुणे के ग्राम देवत है कस्बा गणपति। कस्बा गणपति के पीछे रामचंद्र पंत की 7 मंजिला इमारत थी। दान धर्म तो वो दोनों हाथ से लुटा रहे थे। यही एक कारण है कि अप्रैल में शिंदे ने नाना से अपनी नाराजगी का कारण रामचंद्र को बताया और उसको नाना ने फिर बाद में पदस्थ करके दाभोलकर को वकील बना के शिंदे के साथ इंदौर भेजा था। ये मैंने आपको बताया था। 18 जुलाई 1754 को 18 जुलाई 1754 रामचंद्र पंत पंढरपुर के यात्रा से घर लौटे। आगे फिर 4 अक्टूबर को ज्वर के कारण, क्योंकि 3 महीने ज्वर से घर में बिस्तर पे पड़े रहे, और 4 अक्टूबर को रामचंद्र पंत का पुणे में निधन हो गया। उनकी धर्मपत्नी द्वारकाबाई, उसने पंत के साथ सहगमन किया है। उनके दत्तक पुत्र थे सदाशिव रामचंद्र, उनको नाना ने फिर सरदार बनाया। मैं ये जब सालों का हम हिसाब लगाते हैं तो जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अनेक वीर्यवान पुरुषों के परिश्रम से हिंदवी स्वराज्य खड़ा हुआ था। अब ये दुखद बात है कि ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं मित्रों कि उनकी जीवन गाथा हमें पढ़ने नहीं मिलती। और एक नाम उसमें जोड़ दूँ, ये आज के मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है, गंगाधर पंत चंद्रचूड़। ये वही गंगाधर पंत चंद्रचूड़ है मित्रों, अपने जो पूर्व CGI थे सुप्रीम कोर्ट के, धनंजय चंद्रचूड़, ये उनके पूर्वज है। इनका बहुत बड़ा खानदानी घर भी महाराष्ट्र में अभी भी है। धनंजय चंद्रचूड़ वहाँ बाकायदा रहते भी हैं, लेकिन उनके बारे में हमको, उनके जीवनी के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि वो भी अभी होलकर के पास काफ़ी सालों से वकील थे। अब होलकर की वसीयत में या होलकर की कैफियत नामक जो पुस्तक है, उसमें गंगाधर चंद्रचूड़ का रेफरेंस तो मिलता है, लेकिन जीवनी पूरी नहीं पढ़ने मिलती। पुरंदरे दैनंदिनी में पुरंदरे ने लिखा है एक तारीख 15 जुलाई 1751। 15 जुलाई 1751 के एक घटना का उल्लेख है। डायरेक्ट उल्लेख सुनाता हूँ, छोटा सा है। दरबार में राम राजा को देख के हम चौंक गए। बाद में हमारे ध्यान में आया कि ये हमसाया प्रकट हुआ है। हमने उसको पकड़ा, हमने राजमाची पे रखा। दूसरे दिन सुबह उसके बाएं हाथ की एक उंगली तोड़ दी और उसको बांध के नंगा करके खड़ा कर दिया। उसके साथ एक गोसावी भी था। जब गोसावी के हमने कान काटे तो ये महाशय फटाफट बोलने लगा। इसने कहा कि मैं आहिर गांव का हूँ, मेरा नाम है संताजी, पिताजी का नाम संभाजी आहिर राव, मुझे सरदार यशवंतराव प्रभु और उनके लोगों ने यहाँ भेजा। राजा बनने पर उन्होंने दबाव बढ़ाया और राजा बन के यहाँ भेजा। अब ये इतनी छोटी घटना है, सुन के हंसी भी नहीं आती है। पूरे हिंदुस्तान में अपने पराक्रम से, निडरता से इतना बड़ा नाम कमाने वाले ये मराठा मावड़ा, अब इन मावड़ों में ऐसे भी कुछ विद्वान मूर्ख थे जो अपनी मरकट लीला करने में मग्न थे। अब क्या करें, क्या बचपना है देखो, क्योंकि इतना ही बस अभी रह गया था। और इसका सबका कारण एक है मित्रों, अगर आपका राजा दुर्बल हो, पुरुषार्थ से रिक्त हो, ये तो बड़ा संभव है। वंदे मातरम।